नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और योगीनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। कोई भी प्रदेश ऐसे ही उत्तम प्रदेश नहीं बनता, कोई भी प्रदेश ऐसे ही $1 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर आगे नहीं बढ़ता, कोई भी प्रदेश ऐसे ही निवेशकों को आकर्षित नहीं करता। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबसे पहले निवेशकों को आकर्षित किया ताकि उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदला जा सके। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नहीं, लोगों की जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें भी एक बड़ा बदलाव लाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं योगीनॉमिक्स की और देखते हैं कि आज की योगीनॉमिक्स में क्या कुछ खास है। आस्था भी आजीविका और अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। जो कभी देश के विकास का एक ब्रेकर माना जाता था, आज वह भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू के रूप में लोग इसको स्मरण कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में किए गए प्रयास हैं 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इससे अंतर आने वाला है। विरासत को विकास के साथ जोड़ने का परिणाम है और यह विजन दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश को दिया है। ये केवल उत्तर प्रदेश जो कि उसकी आत्मा है, तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थल है, इन क्षेत्रों से तो ही रहा है। आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। ये संभावनाओं के सच होने का ऐलान है। ये उम्मीदों की उड़ान के सुनहरे हो जाने की जय घोष है। पीएम मोदी और सीएम योगी की उपयोगी जोड़ी ने अर्थशास्त्र की बनी बनाई परिपाटी के सामने एक और बड़ी लकीर खींच दी है। भारत की सनातन आस्था हजारों साल पुरानी है, लेकिन आस्था और अर्थव्यवस्था का ये मिलन पीएम मोदी की देन है। पीएम मोदी ने जो आस्था और अर्थव्यवस्था के मिलन के मंथन से इकोनॉमी के लिए अमृत निकलने का अनुमान लगाया था, उसे सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 में सच करके दिखाया भी और ये भी बता दिया कि भविष्य में उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र का स्वर्णिम प्रदेश बनने वाला है। अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 2024 में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थलों में आए थे। अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज में आए थे, चित्रकूट में आए थे, मां विंध्यवासिनी के धाम में आए थे, गोरखपुर में आए थे, सुख तीर्थ में आए थे, नैमिषारण्य में आए थे। और अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। सीएम योगी ने जो आंकड़े अभी गिनाए हैं, अगर उनको जोड़ देंगे तो देश की करीब पूरी जनसंख्या पिछले करीब 14 महीनों में यूपी आ चुकी है। यह आस्था का कमाल है और अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल है। साल 2024 में यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या 65 करोड़ रही। साल 2025 महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 66 करोड़ रही। वहीं पिछले 14 महीने में यूपी आने वालों की संख्या 131 करोड़ रही। ये महज एक संख्या, एक आंकड़ा या एक भीड़ नहीं है। अर्थव्यवस्था की नजर से देखें तो ये यूपी के लिए अर्थव्यवस्था का वो बूस्टर डोज है जिसने ये ऐलान कर दिया है कि यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनने वाला है और ये मुमकिन होगा स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी आध्यात्मिक पर्यटन से। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। देश में आस्था का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। महाकुंभ का आयोजन भी कई हजार वर्षों से होता आया है। प्रयागराज पर हजारों साल से संगम का सनातनी महत्व है, लेकिन आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम पहली बार दिखा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विगत लगभग 8 सालों में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से धार्मिक टूरिज्म, आध्यात्मिक टूरिज्म को विशेष रूप से बल देने का काम किया गया है, हमारे धार्मिक स्थलों को सजाने का, संभालने का, उनके आसपास पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का लगातार सतत रूप से काम किया गया। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष तक हम पर्यटकों को आकर्षित करने में सभी राज्यों में प्रथम स्थान पे हैं। आध्यात्मिक पर्यटन योगी सरकार के लिए 14 साल में होने वाला एक अवसर नहीं है, बल्कि ये वो रास्ता है जिस पर चलकर यूपी तरक्की के राजमार्ग पर सरपट दौड़ेगा। पहले महाकुंभ में मुनाफे का मंत्र समझ लीजिए, फिर ये समझने में आसानी होगी कि क्यों पीएम मोदी और सीएम योगी आस्था और अर्थव्यवस्था के संगम को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। महाकुंभ में जिन सेक्टरों को अतिरिक्त मुनाफे का अनुमान लगाया गया है, उसमें होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने और दैनिक उपयोग की चीजों में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्स में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का कुल 3,960 करोड़ रुपए की आर्थिक समृद्धि प्रदेश को प्राप्त होने वाली है। कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। इखवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसिः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हिगुंसिः पुरुषं जगत शिवे नवचसा स्वगिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुंसो। तो प्रदेश में निवेश आगे आए, निवेश ज्यादा हो, इसके लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया गया। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की गई और जैसे जैसे अपराध कम होता गया, जैसे जैसे कहा जा सकता है कि अपराधियों पर अंकुश लगता चला गया, वैसे वैसे जो उद्योग है, जो बड़े जो निवेशक हैं, वो उत्तर प्रदेश की तरफ आने लगे और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ पाया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर ये सबसे समृद्ध भी है। महाकुंभ से 3.5 लाख करोड़ की जो उछाल अर्थव्यवस्था को मिली है, उसे बरकरार रखने, बढ़ाने के लिए यूपी के पास आध्यात्म की तिकड़ी भी है। यूपी के पास राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और बुद्ध भी हैं। धार्मिक स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन हो, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या हो, भगवान शिव की नगरी काशी हो, हमारे नैमिषारण्य धाम हो, विंध्यवासिनी धाम हो, चित्रकूट धाम हो, पश्चिम में अनेकों तीर्थ स्थल हो। इन सबको हम लोगों ने तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से उनका सुनियोजित विकास करने के लिए जो काम शुरू किया है, उसका ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश पर्यटकों को आकर्षित करने वाला, बृहद संख्या को बढ़ाने का वाला राज्य बन गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के ताजा एस्टिमेट्स के मुताबिक महाकुंभ की वजह से करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा कारोबार हुआ है। ये आंकड़ा भारत की जीडीपी का 1 से 1.5% है। अनुमान है कि महाकुंभ में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिला, जबकि यूपी टूरिज्म विभाग के मुताबिक करीब 45,000 परिवारों को महाकुंभ में रोजगार मिला है। कोई भी पर्यटक तभी उस राज्य में जाता है जब राज्य में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतरीन कनेक्टिविटी हो,
बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य में हो। तो ये तीनों चीज़ें आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अद्वितीय हुई हैं। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेज गति से हिंदुस्तान का पर्यटन के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसका परिणाम यह है कि न सिर्फ हम पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका इसमें पर्यटन विभाग करने का काम करने जा रहा है। अर्थशास्त्र कहता है कि विकास कभी सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि ये सूर्य की रोशनी की तरह चारों ओर फैलता है। कुछ यही हुआ महाकुंभ के आयोजन में। महाकुंभ था तो प्रयागराज में, लेकिन इसकी तैयारियों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उससे यूपी को 1-2 नहीं बल्कि 5 बेहद अहम कॉरिडोर भी मिले। ये कॉरिडोर महाकुंभ के समापन के बाद भी आस्था और अर्थव्यवस्था की गाड़ी को सरपट दौड़ाने में सक्षम है। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के कॉरिडोर उपलब्ध करवा दिए। प्रयागराज से मिर्जापुर और काशी का 1, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का 3, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का 4, प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए आगरा होते हुए मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ का 5वां। पांचों तीर्थों में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लाखों की संख्या में श्रद्धालु है, और केवल स्थानीय नहीं है, देश का भी है, दुनिया का भी है। और अपराधियों पर अंकुश के साथ साथ योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी। ऑनलाइन व्यवस्थाएं शुरुआत कराई, सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत हुई ताकि लोगों को कम से कम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े और जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लग सके। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा था जिसमें योगी सरकार ने वहां की जो ताकत है उसको पहचाना, वो है आध्यात्मिक शक्ति। महाकुंभ जैसे जो बड़े आयोजन हुए हैं, 65 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु आए हैं हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश में कहें, और 3.5 लाख जो रुपए का कहा जा सकता है कि व्यापार हुआ है, यह अपने आप में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, संवर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को अभी और मजबूत करने की जरूरत है। चाहे काशी हो या फिर अयोध्या, इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं आए, बल्कि संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद वो काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंचे और अयोध्या धाम भी। हम गए थे दर्शन करने, वहाँ नहाने के लिए गए थे कुंभ में। हम 3 जगह डुबकी खाया, वहाँ से काशी बनारस गए, वहाँ अच्छा दर्शन किया। फिर यहाँ अयोध्या में आए, अयोध्या में हमने अच्छा दर्शन किया। रामलला की मूर्ति भी बहुत अच्छी है, हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई और अच्छा दर्शन हो गए, बढ़िया। तो राम के दर्शन करके मुझे एक ही शब्द मिलता है, अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय। ऐसा मैंने जीवन में ऐसे दर्शन कभी नहीं किए थे। और सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ की जो राज्य सरकार है, मोदी सरकार और योगी सरकार, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव से हर व्यक्ति यहाँ पर आया है, उसका मन प्रफुल्लित हुआ है। बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब्स हैं। हम लोग जब लास्ट ईयर 12 साल पहले भी मैं और पत्र लेके आए थे, तब हम चुपचाप से आके कुछ अंत के दिनों में आए थे और डुबकी लेके गए थे, और वो जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस ने हमारी जिंदगी चेंज कर दी। वो जो वाइब्रेशंस थी माँ गंगा के साथ और प्रयाग नगरी में जो वाइब्रेशंस थी, बट बहुत प्राउड है। तो कैसे उसको सुचारू बनाए और कोशिश सफल हुई। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने टाइम रुकेंगे और कब? मैं 2-3 दिन रुकूंगा यार, वक्त नहीं है, वरना घर ही बना लेते हैं। अच्छा, गंगा स्नान किया आपने, कैसा लगा? ठंडा लगा। मैं यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर की हैसियत से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे एक सनातन धर्म के हैसियत से आई हूँ, सनातनी के धर्म से आई हूँ, बेटी के हैसियत से आई हूँ और एक भारतीय की हैसियत से आई हूँ, जो कुंभ में आने का शायद हमें ऐसा मौका नहीं मिलता। बहती निर्मल जलधार, जहाँ वेणी माधव के दर्शन से
मिलता सबको पुण्य अपार। जहाँ कल्पवास में जन्मों के पाप और संताप भगे, चलो चले चलो चले, महाकुंभ चले प्रयाग चले। आस्था के इस ट्रायंगल ने महाकुंभ से निकली विकास की गंगोत्री को चारों तरफ फैलाया भी और योगी सरकार को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए राह भी बता दी। स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी एक राह निकल पड़ी है। अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं का सिलसिला नहीं रुक रहा, तो वहीं काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन में हो रही आसानी भी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का बड़ा कारण है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर विकसित हो तो यूपी में आध्यात्म के हर केंद्र पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु आ सकते हैं। यही है आस्था की अर्थव्यवस्था का सीधा सूत्र। महाकुंभ के दौरान रिकॉर्ड 4 करोड़ 32 लाख लोग वाराणसी पहुंचे थे। इनमें से करीब 2 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जबकि 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया, काल भैरव और सारनाथ तक गए। महाकुंभ के दौरान औसतन हर रोज 5 लाख लोग काशी में ठहरे हैं और ये एक रिकॉर्ड है। वहीं काशी में 5000 लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया और कमाई की। महाकुंभ के 45 दिनों में काशी के होटल कारोबारियों ने 1620 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि इसी दौरान काशी में भोजनाओं की कमाई 1575 करोड़ के करीब रही। महाकुंभ के दौरान काशी में घाटों पर नाव और क्रूज की सवारी कराने वाले कारोबारियों को 3204 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। इस दौरान काशी में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की रुद्राक्ष बिकी और 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुबेर की पीतल प्रतिमाओं की बिक्री हुई। सिर्फ बाबा विश्वनाथ पर फूल चढ़ाने वाले भक्तों ने 216 करोड़ रुपए खर्च किए। बाबा विश्वनाथ को प्रसाद नहीं चढ़ता, लेकिन दर्शन के बाद प्रसाद खरीदने में ही श्रद्धालुओं ने 72 करोड़ रुपए खर्च किए। काशी में महाकुंभ के दौरान करीब 2 लाख अस्थायी रोजगार जनरेट हुए हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज की बात करें तो जहां देश और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोगों ने माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में श्रद्धा, आस्था एवं पुण्य की डुबकी लगाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर यदि देखें तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी में, राजस्व में ये वरदान साबित हुआ है और उससे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को काफी आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम इस महाकुंभ के आयोजन ने किया है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु एक निर्धारित अवधि 45 दिन के अंदर एक ही स्थल पर एक साथ बिना किसी अव्यवस्था के एक साथ सुचारू रूप से, व्यवस्थित तरीके से, बेहतरीन तरीके से, साफ सुथरा, स्वच्छ, स्वस्थ और व्यवस्थित कुंभ आधुनिक तकनीक से संभव हुआ कैसे, इसके इतने अच्छे प्रोडक्ट आए कैसे, इतना अच्छी इकोनॉमी के प्रोडक्ट आए कैसे, इस पर रिसर्च हो रही है। आप तमाम नाविकों की बात करें, फूल माला बेचने वालों की बात करें, या छोटे छोटे वहाँ के स्थानीय निवासियों की आर्थिक विकास की बात करें तो 45 दिनों में गुणात्मक रूप से आय के साधनों ने मिले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालुओं का न सिर्फ अयोध्या धाम में तांता लग रहा है, बल्कि वो दोनों हाथ से खर्च भी कर रहे हैं और इसका फायदा सिर्फ अयोध्या को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जिलों को भी मिल रहा है। अयोध्या आध्यात्मिक टूरिज्म से आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक 700 करोड़ से ज्यादा का दान आया है। राम मंदिर देश में सबसे अधिक आय वाला तीसरा मंदिर बन गया है। एक साल में राम मंदिर में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। राम मंदिर में रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 10 काउंटरों पर हर रोज 10 लाख रुपए से अधिक चढ़ावा आ रहा है। अयोध्या में पहले 24 दान पात्र थे जो बढ़ाकर 34 किए गए। महाकुंभ के दौरान अयोध्या में करीब 30 करोड़ का सिर्फ नगद चढ़ावा चढ़ा है। उत्तर प्रदेश की जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो डीओपी की बात करें, एमएसएमई की बात करें या स्टार्टअप की बात करें, इन ऐसे जो बड़े सेक्टर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया गया और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो आधी आबादी की रही है, युवाओं की रही है। और ऐसे युवा जो नौकरी से अलावा अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं और शायद इसीलिए
आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है व्यापार करने का, क्योंकि जिस तरीके से यहां के सामानों की ब्रांडिंग हो रही है, अपने आप में उनके सामने एक बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खोल कर रख दिया है। अयोध्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, उससे सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। आसपास के जिलों में छोटे छोटे व्यापारियों की कमाई भी बढ़ी है। जिस तर्ज पर अयोध्या में आस्था और अर्थव्यवस्था का डबल इंजन दौड़ा है, वही मॉडल महाकुंभ में सरपट भागा है। आस्था के तमाम केंद्रों के बीच अयोध्या और प्रयागराज देश के इकोनॉमी मॉडल में नई जान भी फूंकने का मंत्र बता रहे हैं। अयोध्या में सरयू जी में जो एक बार डुबकी लगाया और रामलला का दर्शन किया, ये मान करके चलिए कि वो फिर कभी भूलेगा नहीं उसके लिए पूरा जीवन, और यानी यह अविस्मरणीय होगा। और ऐसे ही प्रयागराज में श्रद्धालु कहीं से भी आ रहा है, एक बार उसने संगम में डुबकी क्या लगाई, जन्म और जीवन दोनों को लेकर के वह धन्य हो जा रहा है। उसके मुंह से बरबस हर गंगे का निकल करके वह अपने आप को धन्य धन्य समझ रहा है। वहां पे अक्षय वट के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हो गया। भारत में मंदिरों की अर्थव्यवस्था का अहम स्थान है विकास में। मंदिरों की अपनी अर्थव्यवस्था लाखों करोड़ों की है और जीडीपी में उसका योगदान भी बढ़ रहा है। ये सब मिलाकर देश की आर्थिक प्रगति का राजमार्ग बन रहा है। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक टूरिज्म भारत की जीडीपी में 2.3% की हिस्सेदारी रखता है। टेम्पल इकोनॉमी सालाना करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की सालाना आय 1500 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सालाना आय 750 करोड़ से ज्यादा की है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की सालाना आय 650 करोड़ रुपए है, जबकि वैष्णो देवी मंदिर में हर साल करीब 600 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। वहीं शिरडी के साई मंदिर की सालाना आय 500 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने जब देश को आस्था और अर्थव्यवस्था के जरिए विकास का मंत्र दिया था, उसके बाद से ही लगातार पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। साल 2024 में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या मक्का और वेटिकन से ज्यादा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में आंकड़े पेश कर बताया कि मक्का, अजमेर शरीफ और वेटिकन से कितने ज्यादा तीर्थयात्री अयोध्या पहुंचे। साल 2024 में अयोध्या में 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जबकि इसी अवधि में मथुरा और वृंदावन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8.5 करोड़ रही। तुलना करें तो साल 2024 में मक्का कुल 1 करोड़ 40 लाख लोग पहुंचे थे और वेटिकन सिटी करीब 80 लाख लोग पहुंचे थे। और जब हम आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं तो सिर्फ महाकुंभ नहीं, वाराणसी जो बदला है उसका असर आसपास के जिलों में देखा गया है। अयोध्या जिस तरीके से बदला है, अयोध्या का असर पूरे उत्तर प्रदेश ने महसूस किया है। जिस तरीके से मथुरा में कहा जा सकता है कि आध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं, वहां पर जो पर्यटक हैं, सिर्फ देशी नहीं विदेशी पर्यटक भी लाखों और करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। और ये जो कहानी है, ये कहती कि आने वाले दिनों में सिर्फ पर्यटन ही, सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही, ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक स्थल ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और गति देंगे। श्रद्धालुओं की ये संख्या दरअसल देश और प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्टर है, लेकिन सवाल ये है कि आस्था के इन केंद्रों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के पीछे योगी सरकार के विजन और विकास का बड़ा हाथ है। आस्था के ये केंद्र तो सैकड़ों वर्षों से हैं, लेकिन अब वहां पहुंचने के लिए रास्ते, ठहरने के लिए सुविधाएं, अव्यवस्था से बचने के उपाय किए गए हैं, जिससे अब देश के किसी भी कोने से कोई भी श्रद्धालु आसानी से अपने आस्था के केंद्र पर पहुंच सकता है। महाकुंभ की अगर बात करें तो रेलवे से लेकर परिवहन विभाग तक ने श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचाने और उनकी हर सुविधा का ख्याल रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा, लोग भी बम्पर संख्या में पहुंचे और राजस्व भी बम्पर ही आया। महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ट्रेनों से प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के लिए रेलवे ने 13,830 ट्रेनें चलाई। पूरे देश से 50 से ज्यादा शहर से डायरेक्ट ट्रेनें प्रयागराज के लिए चलाई गयी। वहीं रोडवेज की बात करें तो यूपी रोडवेज से करीब 70 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। यूपी रोडवेज की बसों ने महाकुंभ के दौरान 1,32,000 से ज्यादा फेरे लगाए। वहीं प्रयागराज के अंदर करीब 750 शटल बसें चली, जिन बसों से करीब 27 लाख लोगों ने सफर किया।
फ्लाइट्स की बात करें तो महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में फ्लाइट से 4.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे और करीब 2800 फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची। इस बार जो महाकुंभ है ये बहुत सक्सेसफुल रहा और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि लखनऊ मंडल ने ही करीब 1.3 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उनको हैंडल किया फाफामऊ और प्रयाग में। ऑफ कोर्स जैसा हम सब जानते हैं कि जो रेलवे है वो लाइफलाइन ऑफ द नेशन है और जो भी खर्चा रेलवे में जाता है वो एक एनेबलर की तरह काम करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस अगर देखें तो 1 रुपया रेल में लगता है तो 6 रुपया इकॉनमी के लिए निकल के आता है। और इससे मैं यही कहूँगा कि जो प्रयाग एरिया है, जो अयोध्या एरिया है, बनारस, क्योंकि एक ट्रायंगल बन गया था जहाँ श्रद्धालु जाना चाह रहे थे, इन सब की जो लोकल इकॉनमी है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। साथ में रेलवे को भी अच्छा रहा। इस महाकुंभ में जो श्रद्धालु थे उन्होंने श्रद्धा दिखाई और अपने टिकट्स भी काफ़ी लिए हैं और हमारा अनुमान है कि करीब 100 करोड़ की अर्निंग रेलवे की भी बनी है। हमारे परिवहन निगम की बसों में रोज़ 15 लाख से 16 लाख यात्री ट्रैवल करते हैं और हमारी रोज़ का जो इनकम होता है वो लगभग 16 करोड़ रुपए 17 करोड़ रुपए होता है। अब 3 करोड़ यात्री 3.25 करोड़ यात्री जब हमारी बसों में यात्रा करते हैं तो उससे निश्चित तौर पे हमारी परिवहन निगम का जो इकोनॉमी है, हमारा प्रॉफिट है, इनकम है, उस पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और जहाँ तक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में देखें तो 3 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है महाकुंभ के आयोजन से। और निश्चित तौर पे उसका एक हिस्सा हमारे परिवहन निगम के भी हिस्से में आया है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सिर्फ मेला क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा वरदान बन गया है। महज 45 दिनों के महाकुंभ ने प्रयागराज की 45 साल की काया बदल दी है। अब प्रयागराज इंफ्रास्ट्रक्चर की उन तमाम सुविधाओं से लैस हो गया है जिससे आने वाले कई दशकों तक उसका व्यवहार और व्यापार दोनों फलेंगे फूलेंगे। प्रयागराज और महाकुंभ मेले के आसपास 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कें बनी हैं। 67,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। महाकुंभ के चलते 14 नए रोड ओवरब्रिज बने हैं। 61 नई सड़कें बनाई गई हैं। प्रयागराज में 40 अलग अलग चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है। महाकुंभ में बिजली आपूर्ति के लिए यूपीपीसीएल ने 2 नए पावर सब स्टेशन बनाए हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जल आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। ग्रीन महाकुंभ के लिए 3 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहां 40 हैं प्रयागराज के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर्ड उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को ट्रेन चलानी पड़ रही है। 14,000 परिवहन निगम की बसेज का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये भी चल रही है। सरकार ने अपने स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम भी किए थे। बुनियादी सुविधाएं उनको अच्छी मिले, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मेले का विस्तार हो, संगम में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, इन सब पर पहले से एक्सरसाइज चल रही थी, लगातार एक्सरसाइज चल रही थी। और अंततः वहां पर हम लोगों को ये सफलता प्राप्त हुई कि सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। इंफ्रास्ट्रक्चर का यही विकास दरअसल नींव है आस्था की अर्थव्यवस्था की। पीएम मोदी ने ही आस्था और अर्थव्यवस्था के संगम का मंत्र दिया है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इसी पहलू को तेजी देने के लिए कई घोषणाएं भी की गई हैं, ताकि आध्यात्मिक टूरिज्म की तेजी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और गति दे सके। केंद्रीय बजट 2025-26 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के बेस्ट 50 स्थलों के विकास का ऐलान हुआ है। इसमें भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास पर विशेष जोर है। यूपी में बुद्ध सर्किट में कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु, कौशाम्बी जैसे स्थल शामिल हैं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2 योजना में यूपी के नैमिषारण्य, प्रयागराज और महोबा को चुना गया है।
खुद योगी सरकार ने अपने ताजा बजट में यूपी के पर्यटन स्थलों को विकसित करने और वहां धार्मिक केंद्रों को दुनिया के मानचित्र पर लाने के लिए कई बड़े प्रावधान भी किए हैं। योगी सरकार ने उन स्थलों को चिन्हित कर लिया है जिसे वो आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए विकसित करेंगे और उस पर अब युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो रहा है। इस बार प्रदेश में पर्यटकों की संख्या की दृष्टिगत ध्यान रखने के लिए जो व्यवस्था की है, अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए भी 150 करोड़, मथुरा वृंदावन में 100 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त भी व्यवस्था की है। बांके बिहारी मंदिर और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मिर्जापुर में भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ और वेद विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए और चित्रकूट के विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रमुख उस स्थल को जो वहां का प्रमुख आस्था का केंद्र है, पर्यटन विकास की दिशा से आगे बढ़ा करके हम लोग उत्तर प्रदेश में आस्था और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ पिछले करीब 8 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इस दौरान यूपी में अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर काफी काम हुआ है। सीएम योगी ने सबसे पहले प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे यूपी में अपराधियों का डर खत्म हो जाए और योगी सरकार इसमें काफी सफल भी रही है। आस्था की इस अर्थव्यवस्था से न सिर्फ यूपी समृद्ध होगा, बल्कि इससे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बाहर निकालने में भी बड़ी मदद मिलेगी। योगी सरकार का टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आस्था की अर्थव्यवस्था इन दोनों ही लक्ष्यों को साधने में काफी बड़ी मदद साबित होगी। पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। ये पीएम मोदी की प्रेरणा से योगीनॉमिक्स ही है जिसने अर्थव्यवस्था में पंख लगाने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। महाकुंभ ने आस्था को भी दुनिया के पटल पर ला दिया। इसका बड़ा फायदा अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। महाकुंभ के सफल आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। इससे पूरी दुनिया में न सिर्फ भारत और आध्यात्म का डंका बजा, बल्कि ये चर्चा पूरी दुनिया के लिए एक न्योता भी है। विदेशी पर्यटक आएंगे तो इन आस्था के केंद्रों में अर्थव्यवस्था भी लगातार गति बरकरार रखेगी। Very happy, so amazing, many very beautiful. Yeah. It's very beautiful and so exciting. The people India is a good hearted. Come to India. Really good manage. So many people in Kumbh Mela, Mahakumbh Mela. Karunawataram samsarasaram pushaten thaharam. Very grateful to be here in the Mahakumbh. Everything has been very smooth. All the facilities have been great. Police, they were very kind to us. Very grateful to be part of this prayer. I'm very blessed to be here. Everything has been magic as only Mother India can be, and we have been welcomed and supported by everyone. We are working since 6 hours and everything has been perfect. Now we are going to take our bath, and thank you so much India for having us. I've been visiting the Kumbh Mela for 2 weeks now. It's been fantastic up until now, and everyone's been really happy and enjoying the festivities. अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने महाकुंभ के आयोजन की जमकर तारीफ की है। फ्रांस 24 से लेकर हफिंगटन पोस्ट तक सबने महाकुंभ की तारीफ भी की और लोगों को आस्था के इस महा आयोजन में जाने के लिए प्रेरित भी किया। मुझे जो जिस रूप में
स्मरण करता है, मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिले। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, बीबीसी लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। महाकुंभ में करीब 100 देशों के लोग प्रयागराज आए। महाकुंभ में 77 देशों के राजनयिक शामिल हुए। महाकुंभ के बारे में करीब 80 देशों के अखबारों में खबर लिखी गई। महाकुंभ को लेकर दुनिया के करीब 50 देशों में टीवी रिपोर्ट्स दिखाई गई। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में निश्चित रूप से आज देश और दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय बन गया है, जो न सिर्फ हमारी सनातन परंपरा, हमारी विरासत का संवर्धन देने का काम कर रहा है, बल्कि विरासत के साथ विकास और संस्कृति के साथ समृद्धि देने में एक नया आयाम देने का काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश निरंतर पर्यटन और संस्कृति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद 3री अर्थव्यवस्था बनने में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में एक महती भूमिका निभाने का भी काम करेगा। जो विदेशी पर्यटक हैं ये भी बहुत सारे आए थे महाकुंभ के समय, और बहुत लोग जो आए उन्होंने हमारे को बाइट्स दिए, बहुत ही खुश थे। जो रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटीज़ थी और हमने मल्टीलिंगुअल साइनेजेस लगा रखे थे, अनाउंसमेंट सिस्टम्स थे, जो हमारे स्टाफ थे वो अलग अलग भाषाओं में बात कर पा रहे थे। जो विदेशी पर्यटक थे उनका जो वो इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका था। ये एक बहुत अच्छी बिगनिंग है जो हमने इस महाकुंभ के थ्रू शुरू की है। महाकुंभ के सफल आयोजन ने न सिर्फ सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजाया है, बल्कि अर्थव्यवस्था के भी नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश को न सिर्फ संस्कृति की विरासत मिली है, बल्कि सनातन का भी आशीर्वाद है। महाकुंभ जैसा बड़ा और सफल आयोजन महज 45 दिन में 3.5 लाख करोड़ का बूस्ट दे गया। अब योगी सरकार की कोशिश है कि यूपी में हर साल आध्यात्मिक टूरिज्म से इकोनॉमी को और तेजी मिले। सनातन में धर्म को ही कर्म माना गया है। अभी तक धर्म और कर्म साथ साथ चलते थे, लेकिन योगीनॉमिक्स ने दिखाया कि धर्म, कर्म और अर्थ की त्रिवेणी यूपी के लिए सफलता के नए दरवाजे खोल सकती है। पीएम मोदी ने जो प्रेरणा दी थी उसको सीएम योगी ने न सिर्फ अमली जामा पहनाया, बल्कि उसे यूपी की समृद्धि का एक बड़ा जरिया भी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है। तो योगीनॉमिक्स में आज हमने बात की कि किस तरीके से कहा जा सकता है कि महाकुंभ से 3.5 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था को एक बड़ी गति मिली है। इसके साथ साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना है, उसके परिणाम धीरे धीरे आने शुरू हो गए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है युवाओं को मिलेगा, आधी आबादी को मिलेगा, और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है उद्योग करने का, निवेशकों के लिए निवेश करने का, और यही संभावना है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन के बड़े लक्ष्य की तरफ नजदीक ले जाती है। तो योगीनॉमिक्स में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, बड़ी कार्य संभावनाओं के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।